हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। ईथर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लास्ट वाला ये पार्ट, मतलब उस टॉपिक में लास्ट वाला सब टॉपिक बचा है ईथर का। लेट अस बिगिन विद द ईथर। लास्ट में हमने फिनॉल कंप्लीट कर लिया था। फिनॉल जो है उसमें हमने बहुत अच्छे से कंप्लीशन किया है उसके प्रिपरेशन मेथड्स का और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है। वो पॉइंट्स आपको फिर से क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज उसी के साथ साथ क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ पे पूछे जा सकते। मूविंग टुवर्ड्स ईथर। Now ether is what? Ethers are organic derivatives of water. It is said that कि ईथर जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ वाटर भी कहा जा सकता है। अब ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ वाटर बोलने का क्या मतलब हुआ? क्यों ईथर को ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ वाटर भी कहा जाता है? ठीक है, अब क्यों कहा जाता है देखो। वाटर का अगर आप देखते हुए यहाँ पे वाटर है तो स्ट्रक्चर हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है कि हम लिखते हैं। बट ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे रिप्लेस हो गए किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, वेदर इट में बी सेम अल्काइल ग्रुप, वेदर इट में बी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, वो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर वहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं तो यहाँ पे ये वाटर नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? आपका ईथर बन जाएगा। हेंस ईथर्स आर ऑल्सो सेड टू बी, ऑल्सो सेड टू बी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ईथर्स आर ऑल्सो सेड टू बी ऑर्गेनिक derivatives of water, organic derivatives of water. So ईथर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा? R2O, मतलब नॉर्मल हमारे इथाइल मिथाइल ग्रुप्स भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ हो सकते हैं। ऑक्सीजन इन ईथर इज सेड टू बी हेटेरो एटम। वो वहाँ पे क्या है? हेटेरो एटम है, जहाँ पे ऑक्सीजन से दो सेम इथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। सो वो हमारा सिंपल ईथर रहेगा। अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो वो मिक्स्ड ईथर रहेगा। वो क्या रहेगा? मिक्स ईथर। इट इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, बिकॉज वो भी जितना कम समय में हो रहा है उतना कन्वे करने की कोशिश मैं वहाँ पे आपको करूँगी। सो AR2O भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। AR2O का मतलब क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, अरोमेटिक रिंग्स भी वहाँ पे हो सकते हैं, और वैसे भी ईथर का फॉर्मेशन देखा जा सकता है। Next point, which is very very important, this point you are going to see in a particular chapter which we are डीलिंग विथ फर्दर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में भी ये ईथर लिंकेज जो है वो बहुत काम में आएगा। ये देखो COC लिंक जो है, मतलब COC एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप है, और बीच में उनको जॉइंट करने वाला एक एटम है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लिंक है इसे क्या कहा जाएगा? ईथर लिंकेज कहा जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे ईथर लिंकेज है। नेक्स्ट है कि ये जो जनरल फार्मूला है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पॉइंट से और एक पॉइंट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते। CnH2n+2O, ये इसका जनरल फार्मूला होगा ईथर का। ये जो जनरल फार्मूला है बच्चों, इट इज़ वेरी सिमिलर टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हमने देखे हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का और ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। इसलिए ईथर और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, दे आर सेड टू बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हमने देखा है, अदर वेल नोन एग्जाम्पल है डाईमिथाइल ईथर और आपका जो इथेनॉल है। ठीक है, ये दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। वहाँ पे C2H6O करके मोलिकुलर फार्मूला आपको मिलेगा। सो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। सो दे आर सेड टू बी structural isomerism, and to be very very precise they are said to be functional isomers of each other. ये important point रहेगा कि वहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है और ईथर जो है उनका जनरल फार्मूला भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। वो कौन सा है? CnH2n+2O, ये उसका
जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, उसकी बात हो रही है। हेंस दे आर सेड टू बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इवन हम ये भी देख सकते हैं कि ईथर, ये जो है ना, ईथर और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये तो एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन को दिखाते हैं। बट ईथर जो है वो ईथर हमारे पास ऐसा भी है कि वो चेन आइसोमर भी वहाँ पे दिखा सकता है। ईथर क्या दिखा सकता है? चेन आइसोमर भी वहाँ पे दिखा सकता है। अब चेन आइसोमर कैसे दिखाएगा? सपोज अगर यहाँ पे हमने लिखा कि कार्बन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, और आगे दिया हुआ है 1 2 3 और 4, 4 कार्बन ऐसे हैं, मतलब एक यहाँ पे इस तरीके का ईथर उन्होंने आपको दिया है। और दूसरी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो कार्बन एक साइड में, यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में, 1 2 3 और यहाँ पे 4, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? चेन आइसोमेरिज्म जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं। मतलब चेन आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो एग्जिबिट कर सकता है। मेन जो चेन है आपकी, उसमें थोड़ा चेंज करके आपको फंक्शनल ग्रुप वही रखना है, और वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म भी वहाँ पे क्या होगा? एग्जिबिट होगा। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो हो ही रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ईथर का एक स्ट्रक्चर लेना है आपको। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली R लिखने की बजाय यहाँ पे मैंने CH3 रख दिया है। CH3 मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, ये सिंपल ईथर का एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट है। सो देखो अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और वाटर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें काफ़ी सिमिलर नेचर आपको दिखाई देगा। रादर ज्योमेट्री भी कौन सी बनती है वहाँ पे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही वहाँ पे बन रही है। बट मूविंग टुवर्ड्स बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे आपको समझना। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बॉन्ड एंगल वहाँ पे ज़्यादा क्यों है ये समझना इंपॉर्टेंट रहा। अब ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर के जो ये लोन पेयर है, ये हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर हम दिखाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। अब आगे ये भी होगा कि यहाँ पे भी क्या होगा? वो रिपल्शन एक्सर्ट होगा। बट ये जो दो ग्रुप्स है, इनका रिपल्शन होके ये अगर पास में ऐसे आना चाहेंगे, तो ये बल्कियर ग्रुप्स है। ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं या अराइल ग्रुप्स होते हैं, इनको बल्कियर ग्रुप्स कहा जाता है, काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर ये इस तरीके से आना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, बट ये आ नहीं सकते बिकॉज दोनों में क्या है? यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग रही है, उनमें रिपल्शन होगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 1.70 इतना बॉन्ड एंगल यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल इतना नहीं होता, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है? स्लाइटली ग्रेटर क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ COC, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज अटैच टू बल्कियर अल्काइल ग्रुप्स। सो बल्कियर अल्काइल ग्रुप्स दे रिपेल ईच अदर इंटर, और वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि रिपल्शन होगा और रिपल्शन के चांसेस है वहाँ पे। सो वहाँ पे रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से ये हो सकता है कि बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ज़्यादा वहाँ पे हो गया। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछा जाता है। अभी तक हमने जो देखा था वहाँ पे हमने क्या किया है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या करते थे? वहाँ पे देखते थे। जैसे अल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा तो वो sp3 हुआ करता था। फिनॉल में अगर देखा है तो फिनॉल में कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच इज sp2 हाइब्रिडाइज विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमने देखा है। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे जो हेटेरो एटम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन है। वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। सो बिकॉज ऑफ हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे पूछा जा सकता है। अभी तक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते आ रहे थे, ईथर में अचानक से आपको ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन पे क्या करना होगा? फोकस करना होगा। ये पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर जो है वहाँ से ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये नोट डाउन करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मूविंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर, ईथर के जो प्रिपरेशन मेथड है वो अब हम क्या करेंगे? कवर करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे हमने प्रिपरेशन मेथड्स
जो है ईथर के वो हम पढ़ रहे हैं। लगभग 3 ही प्रिपरेशन मेथड है। प्रिपरेशन मेथड में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन मेथड में 3 प्रिपरेशन मेथड है। जब वहाँ पे 3 ही है ना, तो ये समझ लो आप कि थोड़ा कंटेंट भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस आने के चांसेस भी काफ़ी रहेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से जो है वो प्रिपरेशन मेथड करनी है, ईथर प्रिपेयर करना है अल्कोहल से। बहुत ही सिंपल मेथड है, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो सेड टू बी इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं अल्कोहल के, उनके बीच में आपने डिहाइड्रेशन किया, उनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल था उसको आपने निकाल दिया, एंड देन यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है। एक्चुअल में ये रिएक्शन जो हो रही है वो 2 स्टेप्स में हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। अभी आपको उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये थेरोटिकल क्वेश्चंस नहीं है। आपको सिर्फ रिएक्शन को अच्छे से याद रखना है कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH 2 मोल्स ऑफ C2H5OH आपने लिया है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है डाई इथाइल ईथर का 1 मोल आपको यहाँ पे मिलता है। सो क्या क्या यूज़ किया है देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने यूज़ किया है। टेम्परेचर भी स्पेसिफिक रखना है आपको, 413 केल्विन टेम्परेचर रखना है। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहीं पे मैंने दिखाया है -H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और फॉर्मेशन मिल गया आपको डाई इथाइल ईथर का। Small amount of H2SO4 converts large amount of ethanol into diethyl ether. A very important point. यहाँ पे आपको जो H2SO4 लेना है ना, concentrated H2SO4 whatever, जो H2SO4 आपने यहाँ पे लिया है वो H2SO4 काफ़ी small amount में आपको लेना होता है, because स्मॉल अमाउंट वाला H2SO4 लेने के बाद आपको ये समझ में आएगा खुद को कि सेकेंड स्टेप में फिर से रीजनरेशन हो रहा है H2SO4 का, एंड वो H2SO4 हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में भी H2SO4 आपने लिया, सो इट विल कन्वर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू डाई इथाइल ईथर। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। द प्रोसेस इज ऑल्सो सेड टू बी कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस इज ऑल्सो सेड टू बी कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस क्यों कहा होगा देखो, कि मैंने पहले भी कहा कि इस प्रोसेस में हम जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्मॉल अमाउंट में यूज़ होता है। बट अगर आपने आपके टेक्स्ट बुक में इनके जो 2 स्टेप्स है वो अगर आपने देखे, तो सेकेंड स्टेप में आपको ये मिल जाता है कि H2SO4 जो है वो फिर से रीजनरेट होता है। H2SO4 सेकेंड स्टेप में रीजनरेट हो रहा है, तो वो अगर रीजनरेट हो रहा है तो उसका फिर से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई द मेथड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो ईथर हम मतलब मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ईथर हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल लेवल पे इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज डाई इथाइल ईथर जो भी मिल रहा है वो डाई इथाइल ईथर इसी मेथड से क्या होता है, वहाँ पे जनरेट होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड अमंग्स द ऑल मेथड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है, ये जो मेथड है, ये मेथड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे, बट इट हैज़ सम नेगेटिव पॉइंट्स, इट हैज़ सम लिमिटेशंस एज वेल। अब लिमिटेशन में क्या है बच्चों, पहले ये समझने की कोशिश करो। हमने यूज़ किया है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और यहाँ पे आपको 2 चांसेस मिल सकते हैं कि देखो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा भी फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ टेम्परेचर हमने कितना लिया है, 413 केल्विन लिया है। 413 केल्विन से अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ और वो गलती से 453 तक जाके पहुंचा, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में इथीन मिलेगा, ना ही डाई इथाइल ईथर मिलने वाला है।
ठीक है। सो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना है। एंड when you say that कि it is a industrial method of preparation of diethyl ether, so टेम्परेचर का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है, वो 453 केल्विन के आसपास भी अगर पहुंच जाता है, तो आपको प्रिपरेशन मिलेगा अल्कीन का। और आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था? आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ईथर, ठीक है। और ये तो रिएक्शन वही है जो हमने यहाँ पे लिखी है। मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से, टेम्परेचर चेंज होने से काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। मतलब यहाँ क्या होगा? एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने पर ही दो रिएक्शंस यहाँ पे एक दूसरे से कम्पीट करती है। एक है एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट मिल रहे हैं। दोनों रिएक्शंस को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? आप टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर वहाँ पे स्पेसिफिक मेंटेन करके आप बैलेंस कर रहे हो कि आपको अल्कीन मिलना है तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ईथर है तो आपको टेम्परेचर 413 केल्विन ही वहाँ पे रखना होगा। सो यहाँ पे देखो और एक पॉइंट लिखा है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन या कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस जो है, वहाँ से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल से ही ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल? सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं, वहाँ पे ईथर का प्रिपरेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को इस मेथड से फॉलो किया या इस मेथड से गो थ्रू किया, तो आपको एलिमिनेशन ज़्यादा कॉम्पीट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एलिमिनेशन, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बच्चों? आपको अल्कीन मिलेगा। सो ये बात बहुत अच्छे से याद रखो यहाँ पे कि प्राइमरी अल्कोहल से ही आप क्या बना सकते हो? वहाँ पे ईथर बना सकते हो। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल लिया है, तो सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल से आप ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, ओनली प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ईथर्स। येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लासिफिकेशन में हमारे पास तो दो टाइप्स के ईथर थे। एक था सिंपल ईथर कि जहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम है, और एक था मिक्स्ड ईथर जहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप्स है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे इस मेथड के साथ आप सिंपल ईथर का ही फॉर्मेशन कर सकते हो। मिक्स्ड ईथर का फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर आपने क्वेश्चन मुझे पूछा कि मैम चलो हम ये करके देखते हैं यहाँ पे कि सपोज़ हमने अगर वहाँ पे दो अलग अलग अल्कोहल्स लिए, यहाँ पे हमने सेम अल्कोहल के 2 यूनिट्स लिए थे। अगर हमने अलग अलग अल्कोहल के यूनिट्स लिए, तो सपोज़ अगर मैंने कहा कि ROH है और यहाँ पे R-OH है, और प्रोसीजर यहाँ पे सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करने वाले हो, 413 केल्विन जो है वो आप यूज़ करने वाले हो, ज़रूर आपको ईथर यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे जो ईथर आपको मिलेगा, यहाँ पे 3 ईथर्स आपको मिलेंगे। मतलब कौन से? देखो, ROR- एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे ROR एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे R-OR एक तीसरा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इस तरीके से अगर ये प्रोसीजर चलती रही तो आपको 3 ईथर मिल रहे हैं, और 3 ईथर में एक का भी जो क्वांटिटी है, यील्ड है, वो अच्छे से नहीं मिल रहा। सो दिस मेथड इज़ नॉट दैट मच कमर्शियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यील्ड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वहाँ पे एक्सेस में यील्ड देते हो, सो दैट मेथड विल बी एक्सेप्टेड एज अ इंडस्ट्रियल मेथड और यू कैन से अ कमर्शियल मेथड। बट यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 3 ईथर है, बट 3 ईथर है वो भी अलग अलग ईथर है, उनको मतलब वो मिक्सचर में है, उनको सेपरेट करने के लिए बहुत टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। सो उस तरीके से ये मेथड फिर क्या नहीं होगी, वहाँ पे फिजिबल नहीं होगी।
अगर आप वहाँ पे 2 अलग अलग अल्कोहल्स लेना चाहते हो, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ईथर का प्रिपरेशन नहीं होगा, ईथर का प्रिपरेशन होगा, बट जो यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक सिंगल अल्कोहल के 2 यूनिट्स लेके, उतना यील्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ intermolecular dehydration of alcohol, or you can say continuous etherification process. Now moving towards second method of preparation, very important because it is again a name reaction है from alkyl halide। अल्काइल हलाइड से आप क्या करना चाह रहे हो, ईथर का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। बहुत ही सिंपल है। अल्काइल हलाइड जो होते हैं, अल्काइल हलाइड की रिएक्शन आपको करनी है सोडियम अल्कोक्साइड जो है उसके साथ। नाउ व्हाट इज सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोहल लो, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालो, वहाँ पे सोडियम अटैच करो, सोडियम अल्कोक्साइड वहाँ पे हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सोडियम अल्कोक्साइड है, ये यहाँ पे क्या है, अल्काइल हलाइड है। यहाँ पे हीट दिया आपने, यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया और यहाँ पे NaX मतलब सॉल्ट वहाँ पे बाहर निकल के आया। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को WS मतलब विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट मेथड है, इस मेथड को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। ये मेटल अल्कोक्साइड जो है और अल्काइल हलाइड जो है उनको हीट करना है। हीट करने के बाद आपको ईथर मिलेगा एंड आपको सोडियम का एक सॉल्ट वहाँ पे प्रिपेयर होता हुआ मिलेगा। तो मेथड इज सेड टू बी विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है, अच्छे से याद रखो। अब ये जो मेथड है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास ये है कि ये मेथड दोनों के लिए मतलब मिक्स्ड एज वेल एज सिंपल ईथर जो है उनके प्रिपरेशन के लिए यूज़ होगी। सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों एक पॉइंट हमेशा से याद रखो कि आपके जो 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना यहाँ पे, तो 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 ऐसे हैं कि जो लिमिटेशन के साथ है। बस एक मेथड ऐसी है कि जहाँ पे आप सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हो, वो है विलियमसन सिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो ये जो है कि बेस्ट यील्ड ऑफ मिक्स्ड ईथर आपको बेस्ट यील्ड में कब मिलेगा, उसके भी कुछ कंडीशन है। जो अल्काइल हलाइड आप ले रहे हो वो अगर आपने प्राइमरी लिया, और जो अल्कोक्साइड अगर आप ले रहे हो वो अगर आपने टर्शरी लिया, तो आपको बेस्ट यील्ड मिलेगा मिक्स्ड ईथर का। सिंपल ईथर का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल ईथर वहाँ यहाँ पे फॉर्म हो ही सकता है, बट व्हेन यू कम टू मिक्स्ड ईथर, देन मिक्स्ड ईथर यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं 100%। बट मिक्स्ड ईथर का जो भी एक यील्ड है, वो यील्ड भी अच्छे से मिलना चाहिए। वो यील्ड कब अच्छे से मिलेगा कि जब आप अल्काइल हलाइड 1 डिग्री लेते हो और अल्कोक्साइड 3 डिग्री लेते हो। टेक्स्ट बुक में इसका रीज़न मेंशन है, एक बार उसे ज़रूर पढ़ लेना। बट इतना याद रखो कि विलियमसन सिंथेसिस में बेस्ट यील्ड ऑफ मिक्स्ड ईथर इज़ ऑब्टेन विथ अल्काइल हलाइड प्राइमरी एंड अल्कोक्साइड टर्शरी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड फ्रॉम अल्कोहल एंड डाईअज़ोमीथेन। नाउ व्हाट इज डाईअज़ोमीथेन, डाईअज़ो का मतलब क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, N2 वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये है CH2N2, डाईअज़ोमीथेन। ठीक है, अब ये मेथड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि ओनली मिथाइल ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मिथाइल ईथर का ही प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकता है, बाकी ईथर का प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। मतलब ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप आपको हमेशा के लिए मिलेगा, दूसरी तरफ का अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मिथाइल ईथर का प्रिपरेशन आपको मिलेगा। देखो आप अल्कोहल लिया है आपने, यहाँ पे डाईअज़ोमीथेन है इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कैटलिस्ट फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 करके ये कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ हीट भी यहाँ पे यूज़ करनी है। प्रिपरेशन मिला आपको ROCH3, मिथाइल ईथर का प्रिपरेशन आपको मिला, और यहाँ पे N2 जो है वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में मिथाइल ईथर के लिए ये बेस्ट मेथड है, बट ये लिमिटेशन है, ये कोई ऐसी मेथड नहीं है कि यहाँ से आप सब टाइप्स के ईथर जो है वो क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। नो, ये जो 3 मेथड आपने देखे, फर्स्ट और थर्ड मेथड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, लिमिटेशन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस सिर्फ WS विलियमसन सिंथेसिस एक ऐसी मेथड है कि जहाँ पे आप अल्काइल हलाइड
और सोडियम मतलब मेटल अल्कोक्साइड लेके क्या कर सकते हो, सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर फॉर्म कर सकते हो। उसमें भी एक कंडीशन ऐसी है कि मिक्स्ड ईथर का बेटर इल्ड अगर आपको वहाँ पे चाहिए तो आपको अल्काइल हैलाइड जो यूज़ करना है वो प्राइमरी यूज़ करना है, और मेटल अल्कोक्साइड जो यूज़ करना है वो टर्शरी यूज़ करना है। सो दिस आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर, नोट इट डाउन प्लीज़। और ये नोट करने के बाद मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो अभी कि यहाँ पे मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर जो है वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से याद रखने। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर जो है, अब ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट को आपको कंपेयर करना है एक तो अल्केन के साथ या तो अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जब आप अल्केन के साथ कंपेयर करते हो या अल्कोहल के साथ कंपेयर करते हो, अल्कोहल से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा, बट अल्केन से करस्पॉन्डिंग अल्केन से वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझने की कोशिश करो, बिकॉज अल्कोहल के केस जो है वहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्ट ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड एंड हेंस वी से दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ मोर देन दैट ऑफ ईथर, ठीक है। अगर अल्केन के साथ कंपैरिजन की तो अल्केन के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहाँ पे ईथर में मिलेगा। सो उस केस में ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अल्केन का क्या होगा, कम होगा। फिज़िकल पॉइंट में ये पॉइंट आपको याद रखना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आपको कंपेयर करना है अल्केन से और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आपको कंपेयर करना है अल्कोहल से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अल्कोहल्स जैसे होते हैं कि ईथर भी क्या कर सकते हैं बच्चों, ईथर भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब वहाँ पे बना सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बन रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ईथर जो होते हैं वो मिसिबल हो सकते हैं वाटर में, ईथर जो होते हैं वो मिसिबल हो सकते हैं वाटर में। सो ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मिसिबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर यू कैन से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर जो होगा व्हेन इट कंपेयर्ड विथ अल्केन एंड व्हेन इट कंपेयर्ड विथ अल्कोहल, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर व्हेन यू कंपेयर इट विद द करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कोहल, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर मीन्स रिएक्शंस ऑफ ईथर, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर मतलब क्या होता है, रिएक्शंस ऑफ ईथर ही वहाँ पे रहेगा। सो वो रिएक्शंस ऑफ ईथर अब हम क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले। चलो बच्चों, रिएक्शंस ऑफ ईथर जो है वो पढ़ लेते हैं, और जो पॉइंट्स क्राउन ईथर में याद रखने वो पॉइंट्स मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ ईथर में जो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है उतने रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। अदरवाइज़ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये रिएक्शन हम यहाँ पे नहीं ले रहे बिकॉज ये रिएक्शन काफ़ी बार हो चुकी है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है तो एनिसोल CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है तो एनिसोल जो होगा वो CH3CO CH3 के साथ रिएक्ट करेगा। फर्स्ट है यहाँ पे विथ हाइड्रोजन हैलाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ईथर में। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ ईथर, जो फ्यू रिएक्शंस है जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। रिएक्शन ऑफ ईथर पढ़ने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमंगस्ट ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वी हैव स्टडीड टिल डेट, ईथर्स आर क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स, दे आर लाइक हम बोल सकते हैं कि दे आर इनसेंसिटिव या बहुत रिएक्शन करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। वो अगर आप वहाँ पे देखो तो उनका जो एक क्वाइट स्टेबल नेचर यहाँ पे है, उस वजह से ईथर के रिएक्शंस भी क्या है, काफ़ी सिंपल है। मतलब COC लिंकेज जो है उसको ब्रेक करना
उतना आसान नहीं है, ठीक है। क्वाइट स्टेबल लिंक है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ईथर के रिएक्शंस भी काफ़ी सिंपल है। ये एलिफेटिक ईथर की हम बात कर रहे हैं। जब एरोमेटिक और एलिफेटिक मिक्स्ड ईथर वहाँ पे होगा लाइक एनिसोल, तब हम थोड़ा सा अलग वहाँ पे सोचेंगे। विथ हाइड्रोजन हलाइड, अब हाइड्रोजन हलाइड्स कौन कौन से होते हैं? वी नो वेरी वेल दैट HCl, HBr, HI, दे आर नथिंग बट हाइड्रोजन हलाइड्स। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। बट क्या तीनों के तीनों आप एलिफेटिक ईथर के साथ मतलब ईथर के साथ रिएक्ट करवा सकते हो क्या? नहीं, तीनों के तीनों आप रिएक्ट नहीं करवा सकते। उसका रीज़न ये है कि अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि COC लिंकेज जो है ईथर में, ये काफ़ी क्वाइट स्टेबल लिंकेज है। ये उस लिंक को जो ब्रेक कर सकता है वही ईथर को रिएक्शन में क्या करेगा? इन्वॉल्व करेगा, और वही ईथर से रिएक्शन कर सकता है। अब देखो ये जो हलाइड्स है, हलाइड्स में सिर्फ दो ऐसे हलाइड्स है कि HBr और HI, ये दो ऐसे हलाइड्स हैं कि जो हलाइड्स क्या कर सकते हैं? वो जो ईथर लिंक है उसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब HBr हो या HI हो, एज़ कम्पेयर टू HCl जल्दी प्रोटोनेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन मतलब H+ काफ़ी जल्दी से दे सकते हैं एज़ कम्पेयर्ड विथ HCl, ठीक है। सो प्रोटोनेशन भी जल्दी होगा, और जो Br- और I- ये न्यूक्लियोफाइल आएंगे वो भी सब्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे इन केस ऑफ HBr एंड HI। उसमें भी अगर देखा जाए HBr और HI में भी अगर कंपैरिजन आपको करनी है, सो यू हैव टू हैव फोकस ऑन HI, बिकॉज HI रिएक्ट्स वेरी वेल विद द ईथर। ऐसा क्यों है? HI बहुत जल्दी प्रोटोनेट होगा, H+ बहुत जल्दी वो दे सकता है, और I- जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी रेडी रहेगा फॉर द सब्स्टिट्यूशन टू टेक्स प्लेस। हेंस यहाँ पे ये जो HI है, ये HI की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ईथर काफ़ी ज़्यादा है। COC लिंक को ब्रेक करने के लिए HI एक ऐसा यहाँ पे रिएजेंट होगा कि वो काफ़ी जल्दी से ईथर के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब ईथर को केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व वही कर सकता है, ठीक है, जल्दी से अमंगस्ट ऑल द हाइड्रोजन हलाइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ HX ऑब्वियसली टूवर्ड्स ईथर है, तो वो कौन सा है? पहला HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। HCl जो होगा ना बच्चों, को जनरली बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाएगा। ईथर की जो लिंक है, वो जो बॉन्ड है उसको क्लीव नहीं कर पाएगा। सो HCl का आप छोड़ ही दो कि रिएक्टिविटी में उसको मेजर करना या रिएक्टिविटी में उसको फोकस करना, ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल टास्क है। यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है HI और HBr पे, और दोनों भी में अगर कंपैरिजन की तो HI में आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो अगर आप देखो ये कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन होते हैं। कोल्ड कंडीशन अगर आप देते हो तो प्रोडक्ट आपको अलग मिलेगा। अगर आप वहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब हॉट कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा। उसमें भी आपको सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर क्या प्रोडक्ट देगा वो भी याद रखना है। उसमें भी कभी कभी टर्शरी अल्काइल ग्रुप हो जाता है, ईथर से अटैच हो जाता है एक साइड में, तो उस वक्त किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा वो याद रखना है। मतलब ये कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू सी रिएक्शन ऑफ ईथर टू HI, ठीक है। अब देखो ROR, यहाँ पे भी ROR है, मतलब मैं सिंपल ईथर की बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम अल्काइल ग्रुप्स है। यहाँ पे HX मतलब हलाइड आपका HI ही होगा, ये आप कंसिडर कर ही लो, यहाँ पे मैं अलग से नहीं बोलूँगी। कोल्ड कंडीशन है, कोल्ड कंडीशन में आपको एक अल्काइल हलाइड और एक क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। एक अल्काइल हलाइड और एक क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपल ईथर ही है, फिर से आप क्या कर रहे हो? HX मतलब हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की बात हो रही है, HI की। हॉट कंडीशन, हीट आपने प्रोवाइड की, तो उस वक्त आपको दोनों भी मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे? अल्काइल हलाइड के दोनों भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अलोंग विथ वाटर फॉर्मेशन। मतलब ये पॉइंट याद रखना है। कोल्ड कंडीशन अगर है तो कोल्ड कंडीशन में एक अल्काइल हलाइड और एक अल्कोहल फॉर्म होता है, जब मैं बात कर रही हूँ सिंपल ईथर की। अगर हॉट कंडीशन है तो उस कंडीशन में दोनों भी अल्काइल हलाइड फॉर्म होते हैं अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मिक्स्ड ईथर, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। मिक्स्ड ईथर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। मिक्स्ड ईथर में ROR- मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, ये दिखाने का तरीका है। एक
जगह पे R दिखा है मैंने और दूसरी जगह पे यहाँ पे R डैश दिखा है। HI की रिएक्शन सपोज हो रही है, कोल्ड कंडीशन यहाँ पे मैंने अप्लाई की है। कोल्ड कंडीशन में आपको क्या मिलते हैं बच्चों, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब 2 प्रोडक्ट्स में आप ये याद रखो कि लोअर जो अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या फॉर्म करेगा, लोअर अल्काइल हलाइड यहाँ पे फॉर्म होगा। लोअर क्या फॉर्म होगा, अल्काइल हलाइड यहाँ पे फॉर्म होगा। और जो उससे बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप रहेगा वो वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया यहाँ पे मिक्स्ड ईथर, CH3 है, OC2H5 है, ठीक है, ये मिक्स्ड ईथर है, इसको आपने रिएक्ट करवाया HI के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या मिलेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड कंडीशन। यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन होगा, C2H5OH का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज़ द केस। लोअर अल्काइल हलाइड, लोअर अल्काइल ग्रुप हलाइड का फॉर्मेशन करेगा, हायर अल्काइल ग्रुप अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये है। बट ये मिक्स्ड ईथर की हम बात कर रहे हैं। मिक्स्ड ईथर में सपोज ऐसा हुआ, ये कंडीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। बट इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, इफ़ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज़ टर्शरी, मिक्स्ड ईथर में एक अल्काइल ग्रुप अगर आपका टर्शरी है तो क्या हो सकता है, देखो, तो यहाँ पे ये होगा कि सपोज़ ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसको खोल के भी आप लिख सकते हो CH3CH3CH3, ठीक है, ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पे C2H5 हमारा सीधा साधा अल्काइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा उस केस में, एक्सपेक्टेड क्या है आपको, लोअर अल्काइल हलाइड फॉर्म होना चाहिए और हायर अल्कोहल फॉर्म होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोअर क्या फॉर्म होगा, अल्काइल हलाइड, जो भी हायर ग्रुप है, मतलब यहाँ पे ये वाला बड़ा ग्रुप अल्काइल ग्रुप वो हलाइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे ये छोटा सा अल्काइल ग्रुप जो होगा C2H5 है, यहाँ पे C2H5 ये किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री के केस में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वहाँ पे 3 डिग्री जो यहाँ पे ये होगा, कार्बन होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके पास न्यूक्लियोफाइल जल्दी से जाके अटैक करेगा। सो I- यहाँ पे अटैक कर सकता है और C2H5OH यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे भी आपको याद रखना आसान हो जाएगा। मतलब ये केसेस हमने देखे हैं, केसेस में कोल्ड कंडीशन है, हॉट कंडीशन है HI के साथ। दूसरी केस वहाँ पे ऐसी है कि सिंपल ईथर में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू टेक मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर में जनरली ये होता है कोल्ड कंडीशन में कि लोअर अल्काइल हलाइड फॉर्म होता है और हायर अल्कोहल फॉर्म होता है। बट इफ़ इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर वन ऑफ द ग्रुप इज़ टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सो उस वक्त क्या होगा, वहाँ पे वो जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफाइल मतलब I के साथ अटैच होगा और वहाँ पे हायर अल्काइल हलाइड फॉर्म होगा एंड लोअर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। केसेस को थोड़ा सा अच्छे से समझो यहाँ पे। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल ही हमारी बात हुई थी या तो फिर इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें कहीं तो भी मैंने ये बात की थी कि ईथर जो होता है ना, ईथर से हम क्या बना सकते हैं, वहाँ पे अल्कोहल बना सकते हैं। सीधे से आपको हाइड्रोलिसिस करना है ईथर का, एसिड हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड अंडर प्रेशर। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, अल्कोहल के 2 यूनिट्स मिलेंगे। ये मैंने सिंपल ईथर की बात की है। जब आप मिक्स्ड ईथर लेते हो तो आपको अल्कोहल में क्या मिलेगा, ROH एंड R-OH, इस तरीके से आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हम बात करेंगे एनिसोल की। एनिसोल क्या है, वहाँ पे मिथॉक्सी बेंजीन भी इसे कहा जाएगा। सो वो है एनिसोल। एनिसोल भी क्या है, वहाँ पे एक तरीके का ईथर ही है, बिकॉज यहाँ पे AR ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे सीधा साधा मिथाइल ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है। तो एनिसोल इज़ वन ऑफ द you can say example of a mixed ether, one of example of mixed ether. So इसके बारे में अगर ब्रोमिनेशन करना है तो आपको क्या लगता है कि ब्रोमिनेशन में क्या होगा, वही है फिर से कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। वो फिर से मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज